सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में, जिसमें हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। इसमें बायोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी कुछ प्रश्न शामिल हैं, जो कि बायोलॉजी में 1-2 चैप्टर होते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो उसके भी प्रश्न शामिल हैं। अब तक हमने बायोलॉजी के 233 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 234 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 234 नंबर क्या कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? पहला है शिमला, बी है शिलांग, सी है देहरादून, ई है ई नहीं होगा, सॉरी ये गलत टाइप है, तो इसे होगा डी लिख लीजिए यहाँ, यानी ये होगा डी। ये SSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो है देहरादून, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी सॉरी सी होगा, यानी देहरादून जो है उत्तराखंड में स्थित है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 235। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? जो BSI यानी जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका मुख्यालय कहाँ है? पहला है लखनऊ, बी है दार्जिलिंग, सी है कोलकाता, डी है ओटकमंड। ये भी SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो BSI यानी बॉटनिकल सर्वे रिसर्च ऑफ इंडिया जो है BSI, उसका मुख्यालय जो है वो होगा कोलकाता, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 236। NGT का पूरा नाम क्या है? पहला है नेशनल जियोग्राफिक टीवी, बी है नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, सी है नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, डी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो NGT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 237। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? जीवोम, मानव जनित जीवोम मतलब जो बायोम होता है, कौन सा मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है? पहला है जल तंत्र, बी है घास का मैदान, सी है वर्षा वन, डी है फसली भूमि। ये भी UPPCS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो मानव जनित बायोम होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो फसली भूमि होगी वो मानव जनित बायोम में शामिल होगी। बाकी जो जल तंत्र है, वर्षा वन है और घास का मैदान है, ये प्राकृतिक बायोम के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 238। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो डैश। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी वेजिटेटिव वो प्लांट्स होते हैं या जो होते हैं, उनमें खाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं पैकेट में, उनमें पीछे जो है ग्रीन सा बना रहता है, तो वो होता है कि वो उसका तात्पर्य होगा जो ग्रीन का, तो वो होगा वेजिटेरियन। और उसी तरह जो रेड होगा वो होगा जैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए है। तो इसका जो आइए देखते हैं क्या है। तो इको मार्क होता है शुद्ध एवं मिलावटी रहित हो, बी है प्रोटीन समृद्ध हो, सी है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार में हो। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 239। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो किसके लिए चलाया गया था? पहला है सांस्कृतिक प्रदूषण, बी है ध्वनि प्रदूषण, सी है वन कटाई, डी है जल प्रदूषण। ये भी UPPCS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो चिपको आंदोलन है वो बेसिकली चलाया गया था वन कटाई को रोकने के लिए, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 240।
चिपको नारा जो है पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? पहला है चांद प्रसाद भट्ट, चांद नहीं होगा यहाँ चंडी प्रसाद भट्ट होगा, ये गलत प्रिंट छपा हुआ है। डी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है श्यामा प्रसाद बहुगुणा, डी है बचनी देवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा, यानी आंसर नंबर बी है। जो चिपको नारा दिया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 241 क्या कहता है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? पहला है जीरोफाइट, बी है हाइड्रोफाइट, सी है हेलोफाइट, डी है सेकुलेंट। ये भी बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, जैसे कि गुजरात में और इधर तमिलनाडु में जितने भी तटीय इलाके हैं भारत के, तो वहाँ जो समुद्र का पानी खारा होता है तो वहाँ पे जो पौधे उगते हैं वो हमेशा कहलाएंगे हेलोफाइट, यानी आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 242। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुद्रिक जानवर को, बी है एक जलीय पौधे को, सी है एक पौधीय रोग को, डी है एक जड़ रहित पौधे को। ये भी यूपीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हाइड्रोफाइट होते हैं वो बेसिकली एक जलीय पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 243। मरुद्भिद यानी जो जीरोफाइट्स किस दशा में पनपते हैं? पहला है शुष्क एवं उष्ण एवं शुष्क, बी है शीत एवं व आर्द्र, सी है उष्ण व आर्द्र, डी है शीत व शुष्क। तो जो जीरोफाइट्स प्लांट्स उगते हैं वो बेसिकली उगते हैं उष्ण और शुष्क प्रदेशों में, जैसे कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में और गुजरात का कुछ जो रेगिस्तानी एरिया है, तो वहीं जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे जीरोफाइट्स पौधे उगते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 244। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? पहला है अतिचराई द्वारा, बी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी है वन रोपण द्वारा, डी है पश्चिम संख्या में वृद्धि द्वारा। ये भी बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो मृदा अपरदन होता है, तो मृदा अपरदन रोकने के लिए जो सबसे सर्वोत्तम उपाय है वो होगा वन रोपण, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। और जो अतिचराई है उससे जो है मतलब मृदा का अपरदन नहीं रुकता है, क्योंकि जितने भी कैटल्स यानी जो जानवर होते हैं तो वो उनके खुरों से मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे कि मृदा अपरदन और तेज़ी से होने लगता है। ऐसा है अगर सारे पेड़ पौधे काट दिए जाए तो भी जब बारिश होगी तो उससे क्या होगा कि जो मृदा का ऊपरी परत है वो धीरे धीरे हट जाएगी, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं वो जिनकी पौधे की जड़ें होती हैं वो मृदा को अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 245। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है, यानी जो बायोडिग्रेडेबल है होता है वो नहीं है? पहला है जूट की टोकरी, बी है चांदी की पन्नी, सी है चमड़े का थैला, डी है ऊनी चटाई। ये भी सीडीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये पूछा है कि जो इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चांदी की पन्नी, क्योंकि चांदी की जो पन्नी होती है वो बेसिकली हार्ड होती है, तो वो मिट्टी में आसानी से घुलती नहीं है। बाकी जिसे जूट की टुकड़ी है और चमड़े का थैला है और ऊन की चटाई है, ये आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं पृथ्वी में। तो इसका सही आंसर बी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 246। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? पहला है डीडीटी, बी है पेपर, सी है प्लास्टिक, डी है एल्यूमिनियम।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेपर, यानी आंसर नंबर बी। बाकी जो DDT है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो होता है, तो ये आसानी से घुलता नहीं है, और प्लास्टिक आसानी से भी नहीं घुलता है, और एल्युमिनियम भी नहीं घुलता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 247। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? पहला है एस्बेस्टस, बी है DDT, सी है प्लास्टिक, डी है मल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी जितने भी मल हैं, जैसे काऊ डंक है तो एक प्रकार का वो मल ही है, और आज भी वो जैवीय रूप से अपघटित हो जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 248। निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? पहला है कागज़, बी है DDT, सी है एल्युमिनियम, डी है प्लास्टिक। ये SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो कागज़ है वो जैव निम्नीकरण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 249। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? पहला है प्लास्टिक, बी है पॉलीथीन, सी है पारा, डी है रबड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रबड़, यानी जो रबड़ होता है वो मिट्टी में आसानी से घुल जाता है। बाकी अब सबसे अगर लंबी बात करें तो वो पॉलीथीन जो होता है वो आसानी से मिट्टी में नहीं घुल पाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न संख्या 250। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? जो प्रदूषक है उसमें से कौन सा जैव विघटित होता है? पहला है पारा, बी है वाहित मल, सी है प्लास्टिक, डी है एस्बेस्टस। तो 250 का जो सही आंसर होगा वो होगा वाहित मल, यानी जो जितने भी प्रवाहित मल होते हैं वो जैव विघटित हो जाते हैं, बाकी आसानी से विघटित नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तब तक कल एक और नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।